लेकिन उस जयपाल सिंह मुंडा को लोगों ने भुला दिया। और ये अंग्रेज लोग बहुत पहले लिख गए कि हम जब तक इस इंडिया की धरती में रहेंगे हमको एक कौम से लगातार लड़ते रहना पड़ेगा, और वो हैं आदिवासी। 30 के दशक में जो हमारे आदिवासियों के सबसे बड़े नेता थे भारत में, जिन्होंने लड़ाई लड़ी संविधान सभा में, जिनके कारण संविधान में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो पाई, है ना। एक बात आप लोग दिमाग से निकाल लेना, दिन में भी कुछ लोग हमसे बात कर रहे थे, दलित आदिवासी फेडरेशन है, एकता है ना, बाबा साहब हैं, ठीक है। तो हम लोग उस विवाद में नहीं पड़ेंगे, है ना। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आज इस देश में जो भी हकूक है, जो भी राइट्स हैं आदिवासियों को, वो किसी दूसरे के कारण नहीं है, उसको आदिवासियों ने, हमारे पुरखों ने लड़के हासिल किया है ना। वो चाहे ज़मीन का अधिकार हो, चाहे रिजर्वेशन का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे अपने कल्चर और ट्रेडिशन पे कायम रहने का अधिकार हो, ये सारे अधिकार किसी दूसरे भारतीय नेता की बदौलत हमको नहीं मिली है। ये हमारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़के, शहादतें देकर, कुर्बानियाँ देकर उसको हासिल किया है। और पूरा जो हमारा आदिवासी इतिहास है, वो जिसको कहते हैं कि वो हमारे लोगों की शहादतों से भरा हुआ है, और उनकी बदौलत है। रिजर्वेशन किसी भी नेहरू, अंबेडकर, गांधी ने हमको नहीं दिया है। जमीन का जो राइट है, 1908 में जो पहली बार अंग्रेजों को बनाना पड़ा जो कानून, कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, 1908 में यह कानून बनाया गया था। और ये कानून बना था जब झारखंड में सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी 1900 में, जिसको लीड करने वाला सिर्फ 25 साल का मुंडा नौजवान था, ओनली 25 ईयर्स उसकी एज थी। उसने जो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई के कारण, है ना, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। उस लड़ाई के बाद, मतलब इस देश में जैसे ही अंग्रेज आए 17वीं शताब्दी में, 17वीं सेंचुरी में, आदिवासियों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। गैर आदिवासियों ने तो, और रियासतों वाले राजा रजवाड़ों ने तो बाद में लड़ाइयाँ शुरू की, कम से कम 100 साल बाद आदिवासियों के, जो हिस्ट्री अवेलेबल है ना। तो जो सबसे पहली लड़ाई हुई थी 1750 के आसपास, जिसमें उसमें से एक कम्युनिटी का शख्स आपके बीच में मौजूद है, वो है ना, जो बासमती बिरवा है, हाथ उठाओ। इनकी कम्युनिटी के जो एंसेस्टर्स थे, पुरखे थे, हमारे लड़ाके लोग, उन्होंने मतलब एक बड़े अंग्रेज अफसर को तो पकड़ लिया, और उसको बड़े जो वो क्या बोलते हैं ना, टोकरी, उसमें बंद कर दिया, मारा नहीं, लड़ाई में उनको हरा दिया। और हराने के बाद जो उनका सबसे बड़ा कमांडर था, उसको एक बड़ी टोकरी में बंद कर दिया और कहा कलकत्ता चले जाओ, कलकत्ता हेडक्वार्टर था, और दोबारा इधर मत आना। ठीक है। और फिर एक दूसरे छोर में हमारे पहाड़िया लोग हैं, पहाड़िया लोगों ने भी उनके साथ वही सलूक किया। तो इसलिए इस देश में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमको हासिल है आज, जितना भी हासिल है, वो हमारे अपने लोगों की लड़ाइयों की बदौलत है। ये बहुत ध्यान, कोई सरकार हम पे मेहरबान आज तक नहीं हुई है। संविधान में 2 शेड्यूल है, क्योंकि आप सब लोग यहाँ हैं तो आप लोग इसकी जानकारी रखें, इसलिए मैं थोड़ा सा उसका जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों से। संविधान में 2 शेड्यूल है स्पेशल, उसको 5th शेड्यूल कहा जाता है और 6th शेड्यूल कहा जाता है। 5th शेड्यूल भारत के प्लेन लैंड में लागू है, और 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट में लागू है। ठीक है। और जम्मू और कश्मीर की आप जानते हैं स्थिति, धारा 370 थी।
नॉर्थ ईस्ट में धारा 369 है, बिल्कुल ऐसा ही। बहुत लोग ये कयास लगा रहे थे कि जिस तरीके से JNK में 370 हटा दिया है, नॉर्थ ईस्ट में भी वो 369 हटा देंगे, पर मोदी की औकात नहीं कि वो आदिवासियों का कोई कानून हटा दे। हम बहुत कम लोग हैं भारत में। हमारी आबादी जो इंडियन गवर्नमेंट की जो सेंसस रिपोर्ट है उसके हिसाब से मात्र 8.6% है, मतलब मोटा मोटी 15 करोड़ से 20 करोड़ लोग है ना। 1.5 अरब की आबादी है अपने इस इंडिया की, उसमें हमारी पॉपुलेशन, आदिवासियों की पॉपुलेशन मात्र 15 से 20 करोड़ के भीतर है। लेकिन उसके बावजूद ये कौम बहुत स्वाभिमानी है। ये कब इसके जिंदगी में, इसके डिक्शनरी में हार शब्द नहीं है ना। और ये अंग्रेज लोग बहुत पहले लिख गए कि हम जब तक इस इंडिया की धरती में रहेंगे हमको एक कौम से लगातार लड़ते रहना पड़ेगा, और वो है आदिवासी। बाकी सब तो अपने तरह के लोग हैं। अपने तरह मतलब जो नॉन ट्राइबल, चाहे वो कहीं भी हो, वो एक जैसे हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, लूट लेना, औरतों के साथ इज्जत से पेश नहीं आना, ये उनका वो रिवाज ही है, उनकी रवायत ही है इस किस्म की। तो जब मौका मिलेगा वो हाथ मिला लेंगे, जब मौका मिलेगा वो कटार चला देंगे, ये उनका तरीका है। तो उन्होंने कहा कि बाकी लोग तो हमारे जैसे लोग हैं, कुछ लोग मान मनोवल से मान जाएंगे, कुछ लोग एग्रीमेंट से मान जाएंगे, और जो लोग नहीं मानेंगे उनको तो मार देंगे। इसलिए आप जो हिस्ट्री पढ़ते हो राजे रजवाड़ों का, रियासतों का, जो नवाब सामंतों का, जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आप देखोगे कि उसने अपने बाप को मार के गद्दी ले ली, उसने अपने भाइयों को मार डाला और गद्दी हथियाने के लिए, है ना। तो उनके यहाँ ये सब चलता है, हमारे यहाँ नहीं चलता है, हमारा वो इतिहास ही नहीं है। तो इसलिए ट्राइबल जो हैं, अंग्रेजी में जो ट्राइब सब चलता है, जो उसके अंदर जो लोग आते हैं वो लोग बिल्कुल दूसरे किस्म के लोग हैं, है ना। और तमाम, चूंकि उनकी संख्या हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वो हमसे डरते। उनको मालूम है कि ये लोग ईमानदार हैं, ये लोग मुकम्मल इंसान है ना। तो आप जो सही इंसान होगा आप उससे नजर नहीं मिला सकते। जिसकी आंख का पानी मर गया हो उससे आप आंख, वो पानीदार आंख वालों से आंख नहीं मिला सकता है। तो ये हमारी ताकत है जो हमको अपने पुरखों से मिली बाय ट्रेडिशन। हमें इसको अभी बहुत तरह से इसको खत्म करने का षड्यंत्र लोग चला रहे हैं, जिसमें एक बड़ा तरीका है एजुकेशन। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, अलग अलग उनकी सोच होगी एजुकेशन को लेके, लेकिन हम लोग उस पर अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन एजुकेशन हमको खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है ना। आप क्या पढ़ते हैं, आप याद कीजिए, उसमें कोई भी आदिवासी की बात नहीं होती। तो इसीलिए जो हमारे जो सबसे बड़े लीडर हुए, जयपाल सिंह मुंडा, जो झारखंड के, अभी खूंटी डिस्ट्रिक्ट हो गया है, पहले वो रांची जिला का ही एक अंग था, मैंने क्या बोलेंगे उसको, तहसील थी, है ना, सब डिवीज़न। अभी वो जिला हो गया झारखंड बनने के बाद 2000 में। तो वहाँ के गांव के थे साधारण आदिवासी, उनको 12-14 साल की उम्र में जो
ईसाई मिशनरी लोग थे, वो लोग उनको ईसाई बनाने के लिए, धर्म प्रचारक बनाने के लिए उनको लंदन पढ़ाई के लिए ले गए थे, लेकिन उनका मन इस धर्म में नहीं था। तो जो उसका लोकल गार्जियन जिनको बनाया गया था वहाँ, उसने रिपोर्ट किया कि इस लड़के का तो दिल कहीं और है, आप हम लोग इसको गलत जगह ले जा रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, जो ले गया था वो फादर कैनन कॉस्ग्रो उसका नाम था। उसने कहा कि तुम अब गार्जियन हो, तुमको जो उचित लगे वो करो। तो उसने जयपाल सिंह का नाम फिर जनरल स्कूल में लिखाया ऑक्सफोर्ड में, और फिर वहीं से उन्होंने मैट्रिक किया, 10th किया, कॉलेज किया, MA की पढ़ाई की, और मतलब वो क्या बोलेंगे ना, गोल्ड मेडलिस्ट थे, ठीक है, टॉपर थे अपने ज़माने में, और वो सारे खेल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और 1928 में जब इंडिया गुलाम था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि ओलंपिक में इंडिया भागीदारी करेगी हॉकी में, तो यहाँ उन्होंने रेजिमेंट से लेके सिपाहियों को लेके उन्होंने एक टीम तो बना ली, जिसमें कुछ इंडियंस थे और एंग्लो इंडियंस थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको लेके टीम तो बना ली। अब सवाल था कि कैप्टन कौन होगा। तो लंदन में जो इंडिया ऑफिस था बड़ा, है ना, उसने कहा कि आपका कैप्टन तो लंदन में ही है, आप कहाँ खोज रहे हो, है ना। तो जो इंडिया में जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो लोग बहुत चौंके, कौन है वहाँ। तो मालूम हुआ वो जयपाल सिंह है, क्योंकि हॉकी में वो पहले एशियाई प्लेयर थे जिनको ब्लू हॉकी का खिताब मिला हुआ था। ये किसी नॉन एशियन को वो खिताब यूरोपियन देते नहीं थे, लेकिन वो इतने बढ़िया खिलाड़ी थे कि उनको ये खिताब मिला हुआ था। तो उनको बनाया गया 1928 के ओलंपिक का इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन, और उनके कैप्टनशिप में पहली बार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता, गुलाम इंडिया ने। और तब पूरे देश में ऐसा जश्न हुआ था सड़कों पर कि जैसे आज़ादी मिल गई हो, है ना। लेकिन उस जयपाल सिंह मुंडा को लोगों ने भुला दिया। वो पहला आदिवासी था जो आज की भाषा में बोले तो IAS बना था। ट्रेनिंग कर रहा था हॉकी के लिए, उसने छोड़ दिया, छुट्टी मांगी, उसके इंस्ट्रक्टर ने छुट्टी नहीं दी, कहा कि अगर तुम खेलने जाओगे तो तुम IAS कंप्लीट नहीं, मैं दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते हो, तुमको बाहर हो जाना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, देखी जाएगी। वो चला गया खेलने, लौट के फिर उसने ज्वाइन ही नहीं किया IAS। तो IAS छोड़ा उसने, वो देश का पहला आदिवासी। इतने वो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थी। और जब वो फिर हॉकी छोड़ने के बाद फिर वो इंडिया आए 1928 के दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, और उन्होंने जो एक बर्मा ऑयल सेल कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी ब्रिटिशर्स की, उसमें उन्होंने नौकरी ज्वाइन की। और वो उस समय गुलाम इंडिया में किसी भी ब्रिटिश कंपनी में सबसे ऊंचे ओहदे पर काम करने वाले एकमात्र भारतीय थे। और फिर उन्होंने बाद में ये आपके जम्मू कश्मीर के हरि सिंह को उन्होंने पढ़ाया, उसके ट्यूटर थे वो अंग्रेजी के। बीकानेर के रियासत वहाँ पढ़ाया उन्होंने, और उनके वहाँ मिनिस्ट्री संभाली। रायपुर कॉलेज है, उसके वो प्रिंसिपल रहे। फिर साउथ अफ्रीका पढ़ाने गए, वहाँ उन्होंने पढ़ाया लोगों को। और लेकिन उनका मन अपने देश के लिए, अपने इलाके के लिए, अपनी कौम के लिए तड़पता था। तो उन्होंने उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे राष्ट्रपति बने, उसको उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैं अपने मुल्क वापस लौटना चाहता हूँ और अपने लोगों को सेवा करना चाहता हूँ। तो अगर मेरे लायक कोई टीचर का जॉब हो
तो आप बताइए। उन्होंने बहुत गोलमोल जवाब दिया, ठीक है। तो वो लौटे इंडिया। लौटने के बाद वो अपने पहले गांव गए और उसके बाद हालत देखी तो उन्होंने फिर से राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखी कि मैंने अपने लोगों की जो हालत देखी है तो मेरा दिमाग तो अब खराब हो गया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। तो उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू किया और उस समय जो हमारे आदिवासी समाज के लोग थे झारखंड में, वो ऑलरेडी वो लोग पॉलिटिकल पार्टी बना चुके थे। और जब उनको मालूम चला कि जयपाल सिंह आ रहे हैं तो सारा जो लीडर्स थे वो उनको रिक्वेस्ट किए कि आप आइए और लीडरशिप संभालिए, आप जितने पढ़े लिखे हैं, आपने जितनी दुनिया घूमी है, हम लोग उतना, हमारे पास उतनी जानकारियां नहीं है, तो आप अब हमारी अगुवाई करें। तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और जैसे ही उन्होंने वो आदिवासी महासभा, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, माने फेडरेशन ऑफ आदिवासी, है ना, आदिवासी महासभा का वो प्रेसिडेंटशिप उन्होंने 13-14 जनवरी 1939 को उन्होंने ग्रहण किया। और उसके बाद तो कांग्रेस में यहाँ से लेकर ऊपर तक खलबली मच गई। पटेल वटेल सब, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, इन सब की नींद हराम हो गई, क्योंकि वो जानते थे कि वो तो दुनिया का माना हुआ टीचर है, प्लेयर है ना, और उसने दुनिया देखी है। और उसके संपर्क, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा लिखा था, तो उस समय में दुनिया में जितने हुक्मरान हुए 30s के बाद, वो सब ऑक्सफोर्ड के प्रोडक्ट थे, सब ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे लोग थे। सारे राजा महाराजा वहीं पढ़ने जाते थे भारत के, उनके बच्चे। तो पूरी खलबली मच गई और उन्होंने आदिवासियों का सवाल उठाया और उनके कारण ही संविधान में, और हमारे पुरखों की लड़ाइयों के कारण ही संविधान में ये 2 शेड्यूल बनाए गए। ये 2 शेड्यूल कहते हैं कि जिसको आज तक भारत सरकार ने पूरी मुकम्मल तौर पे लागू नहीं किया है। ये दोनों शेड्यूल कहते हैं कि आदिवासी अपने रस्मों रिवाज के साथ, अपने भाषा के साथ, अपने इलाके में स्वायत्त ढंग से, ऑटोनोमस ढंग से रह सकेंगे। उन पे भारत सरकार का कानून लागू नहीं होगा। जैसे अंग्रेजों के ज़माने में भी आदिवासियों पे अंग्रेजी कानून लागू नहीं होते थे। गैर आदिवासियों पर जो कानून थे वो कानून आदिवासियों पे लागू नहीं होते थे ब्रिटिश ज़माने में भी। ये 5वीं और 6ठी अनुसूची में, 5th और 6th शेड्यूल में यही मुख्य बात है कि आप रस्म और रिवाज के साथ, अपने कस्टमरी लॉ के साथ, अपने रिलीजियस फैथ के साथ आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, इसी इंडियन फेडरेशन का हिस्सा रहेंगे, पर आपके ऊपर कोई भी चीज़ जैसे लागू नहीं होगा। लेकिन ये जो गैर आदिवासियों की सरकारें हैं वो हम पर ज़बरदस्ती अपनी चीज़ें लागू करती हैं और हमारे लोगों को 5th 6th शेड्यूल की जानकारी नहीं है, तो ये इसलिए उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाते हैं या ज़मीनी लड़ाइयों में उसको चैलेंज नहीं कर पाते हैं। झारखंड के आदिवासी इसको शुरू से चैलेंज करते रहे हैं, इसलिए वहाँ एक दूसरा सीन है। और मैंने कल भी कहा था, दोहरा रहा हूँ कि भारत में एक ही जगह है जहाँ आदिवासियों की अपनी सरकार है, वो चाहे जैसी है, क्योंकि गाड़ी तो उनकी है, हमें तो ड्राइवर ही होना है, नियम उनके ही चलेंगे। तो जो सरकार बनेगी उसकी जो मशीनरी होगी वो तो उनकी बनाई हुई है, बस वो हमारे अधिकार में है ना। तो ये सिनेरियो है, ये परिदृश्य है जिसके बीच इंडिया का आदिवासी जी रहा है। तो हम लोगों का ये पहली बात तो ये हमको बताया जाता है कि अरे तुम्हारा विकास इसलिए नहीं हुआ कि तुम्हारे पास कोई अंबेडकर जैसा लीडर नहीं है, तुम्हारे पास कोई गांधी जैसा लीडर नहीं है, तुम्हारे पास नेहरू जैसा लीडर नहीं है। अरे हमारा लीडर था जयपाल सिंह मुंडा, उसको भुला दिया तुम लोगों ने।
किसी हिस्ट्री की किताब में उसका नाम नहीं लिखा तुमने। 1855 में 1857 के पहले जो सबसे बड़ा गदर हुआ वो आदिवासियों ने किया, संताल लोगों के नेतृत्व लीडरशिप में हुआ। सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो और झानो, ये भाई बहन थे जिन्होंने उस लड़ाई को लड़ा। वो सबसे बड़ी लड़ाई थी, 1857 के गदर से पहले की लड़ाई थी। उसको हिस्ट्री में इन्होंने लिखा ही नहीं और कहते हैं कि हिंदुस्तान की पहली लड़ाई जो है वो 1857 का गदर है। इतना बड़ा झूठ वो आज तक बोल रहे हैं।